Good morning to all of you. In the last class of French Revolution, we had already discussed about the causes of French Revolution. For a brief revise, the condition of public was not so good. The king was not giving any attention on the public. So eventually, public was full of anger. Today we will discuss about the timeline of the revolution. So when the public was angry, to channelize the anger of public, या फिर आप कह सकते हैं पब्लिक नाराज है तो पब्लिक को किसी न किसी तरीके से एक बार तो शांत करना ही पड़ेगा. सो आफ्टर 175 years a parliament was organized which is called this was a super parliament. It had representative of all three states. थ्री स्टेट यानी कि फर्स्ट स्टेट जिसके अंदर क्लर्जीज थे, सेकंड स्टेट जिसके अंदर नोबिलिटी या फिर रिच लोग एरिस्टोक्रेट्स, और थर्ड स्टेट जिसके अंदर नॉर्मल लोग थे. तो ये सुपर पार्लियामेंट बनाई लोगों को ये दिखाने के लिए कि राजा आपके लिए चिंतित है और आपके लिए एक पार्लियामेंट हमने बना दी. तो उस पार्लियामेंट के अंदर देयर वर 300 रिप्रेजेंटेटिव were from first state. 300 representative were from second state and 600 representative were from third state. तो जब हम पहली बार इसको देखेंगे, इन द फर्स्ट लुक which state has the maximum representation? Which state has the maximum representation? Third state. 600 लोग थे. But the twist is these 300 were from 1 lakh. 1 लाख लोगों में से 300 लोग. These were from 4 lakh. 4 लाख लोगों में से 300 लोग रिप्रेजेंट करने के लिए. एंड द थर्ड स्टेट दीज वर फ्रॉम 2.7, यानी लगभग 2.5 करोड़ में से केवल 600 लोग. यहां सिर्फ 4 लाख में से 300 लोग एंड 300 ओनली फ्रॉम 1 lakh. इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू lakh, 270 lakh means 600 people from 270 lakh people, and here 300 from only 4 lakh. तो अब हम साफ साफ कह सकते हैं that representation of third state was very less although their population was so high. Plus voting rights. So due to this a conflict arose over voting rights. थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि हमारी वोटिंग राइट्स बहुत कम है, हमारा रिप्रेजेंटेशन भी बहुत कम है. सो दिस वाज अरेंज. सपोज किंग लुइस 16th, सॉरी, और यहां बैठे हैं फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट. किंग सबसे ऊपर है अभी भी, और इसके अंडर में ये पार्लियामेंट बनाई गई है. तो कंफ्लिक्ट हुआ, वो हुआ ओवर वोटिंग राइट्स. इन्होंने कहा कि हमको वोटिंग राइट ज्यादा चाहिए या फिर हमारे रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होना चाहिए. उस टाइम इन दोनों ने क्या कहा, इन्होंने राजा की तरफ देखा एंड दे सेड कि आपके होते हुए आप बैठे हो और देखो कैसे
अपने राइट्स रख रहे हैं या फिर कह लो क्योटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो राजा राजा होता है, राजा के सामने कैसे बोल सकते हो आप ऐसे? देन किंग ऑर्डर्ड अरेस्ट ऑफ थर्ड स्टेट। समझ गए? उन्होंने कहा इनको पकड़ो, 600 के 600 को बाहर ग्राउंड में फेंक दो इनको। सो दे वर अरेस्टेड इन अ ग्राउंड, और उस ग्राउंड के अंदर एक टेनिस कोर्ट था। देयर वाज अ टेनिस कोर्ट। अब ये सारे के सारे वहां कैद हो गए, तो ये लोग टेनिस कोर्ट पे इकट्ठे हुए। अब इन्होंने सोचा तो हद ही हो गई, एक तो हमको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे, हमारी नाराजगी को शांत करने के लिए पार्लियामेंट बनाई गई थी। ये दो वर्ग तो पहले से इनका वर्चस्व था, दे वर डोमिनेटिंग इन सोसाइटी, और अभी भी जो रूल है या फिर कह लो जो बात है वो इन्हीं की मानी जा रही है। तो जब भी भीड़ इकट्ठी होती है तो एक आधा नेता खड़ा हो ही जाता है ना? तो इनमें से भी एक खड़ा हो गया जिसका नाम था रोबेस्पियर। लोगों ने भी नारे लगा दिए, हमारा नेता कैसा हो, रोबेस्पियर जैसा हो, रोबेस्पियर तुम आगे बढ़ो। ऑब्वियसली फ्रेंच में लगाए होंगे, हिंदी में तो लगाए नहीं होंगे। तो जो भी है, उन्होंने कसम खाई कि अब जब तक सत्ता परिवर्तन नहीं कर देंगे, अनलेस एंड अनटिल वी चेंज द सिस्टम, जब तक वो अपने आप को डिसबैंड नहीं करेंगे। और उस ओथ को, उस कसम को कहते हैं टेनिस कोर्ट ओथ। और इन्होंने अपने आप को घोषित कर दिया नेशनल असेंबली। अब देखो, ये नेशनल असेंबली है, तो जनरल स्टेट हो गया, उससे नेशनल असेंबली कैसे बनी? नेशनल असेंबली वॉज फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट, जो कि इसके जनरल स्टेट के अंदर ही था पहले। आफ्टर दैट और जब थर्ड स्टेट के लोग नेशनल असेंबली में कन्वर्ट हो गए, देन लॉट ऑफ क्योटिक सिचुएशन या कह लो रिवोल्ट या रिबेलन टू प्लेस, तोड़फोड़, आगजनी। अच्छा, जिन लोगों ने उधार लिया था वो कहां आगजनी कहां करेंगे? वो जो साहूकार थे या जो अमीर लोग कह लो एरिस्टोक्रेट्स, उनके घर में आगजनी करेंगे। उनके लैंड रिकॉर्ड्स, लैंड रिकॉर्ड्स को जला दिया। मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि जगह जगह आंदोलन हुए। और उस टाइम पे देयर वाज अ फोर्ट, अ कासल, जिसका नाम था बेस्टाइल। दिस कासल वाज यूज्ड टू इम्प्रिजन द पीपल ऑफ थर्ड स्टेट। जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, रिबेलन, जो रिबेलस थे, उनको पकड़ने के लिए इस कासल के अंदर डाल देते थे। सो दिस वाज सिंबल ऑफ मोनार्की, दिस वाज सिंबल ऑफ रॉयल ऑपरेशन। तो लोगों ने क्या किया, ऑन 14 जुलाई जाके इस कासल में भी आग लगा दी। और इसको बोलते हैं और इसी दिन को बोलते हैं बेस्टाइल डे सेलिब्रेशन। अब ये सब चीजें चली रही थी, तो एक तरीके से राजा कमजोर तो कहीं ना कहीं हुआ ही था ना, क्योंकि जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, फिर कासल पे भी आग लगा दी, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनका दबदबा बढ़ा ही है। सो पीपल ऑफ थर्ड स्टेट या फिर नेशनल असेंबली, दे मेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने क्या किया, जिन चीजों के खिलाफ वो सबसे ज्यादा लड़ रहे थे, एबोलिशन, आप ये कह सकते हो कि जो थर्ड
स्टेट के लोग थे जिसको हम नेशनल असेंबली कह रहे हैं, वो एक तरीके से पावर में है। राजा अभी भी है, बट नाउ दे आर इन पावर। जो फ्यूडलिज्म था उसको एबोलिश किया। सेकेंड, क्लर्जी, जो कि क्लर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेट, दे वर रिड्यूस्ड clergy were reduced to 1/3। जितने क्लर्जी को समझ रहे हो ना, द पीपल हु यूज टू वर्क इन चर्चेस, दे वर रिड्यूस्ड टू 1/3। द थर्ड प्रोविजन, यूनिफॉर्म टैक्सेस। अर्लियर द बर्डन ऑफ टैक्सेस was on first state and on third state only। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, उनके ऊपर टैक्सेस का कोई बोझ नहीं था। इन्होंने आते क्या किया, यूनिफॉर्म टैक्सेस फॉर ऑल। देन राइट्स ऑफ सिटीजन, राइट्स ऑफ we can compare this document of rights with Magna Carta of England या फिर यूएस बिल ऑफ राइट्स से। बट स्टिल इतने सारे सुधार आ रहे थे। अच्छा, ये सुधार आने का रीजन क्या था? राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, इक्वल राइट्स, लिबर्टी, ये ऐसे ऐसे आइडियाज आ क्यों रहे थे? बिकॉज दिस वॉज द टाइम ऑफ एनलाइटनमेंट। एजुकेशन इंक्रीज हो रही थी, एजुकेटेड मिडिल क्लास बढ़ रहा था, जिसकी वजह से लोगों के अंदर सवाल उठ रहे थे दैट व्हाई शुड किंग हैव द रूल टू रूल अस, जो कि डिवाइन, क्योंकि पहले ऐसे कहते थे कि राजा भगवान से ही इजाजत लेके आया है कि वो रूल करेगा। तो इन चीजों के ऊपर सवाल उठ रहे थे बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास। तो इस तरह जब अब राज कन्वेंशन का आ गया, नेशनल असेंबली का, तो उन्होंने ये राइट्स इंट्रोड्यूस किए। बट इसके बावजूद भी विमेन्स और स्लेव के पास कोई राइट्स नहीं थे अभी भी। व्हेन इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम मिली 47 में। फ्रॉम द फर्स्ट डेट, पहले दिन से ही हमने विमेन्स को राइट दे रखे हैं, वोटिंग राइट्स। और इतना भी नहीं, अब तो हमने रिजर्वेशन भी दे रखा है। हम चाहते हैं कि विमेन्स आगे बढ़े। ऑन द अदर एंड, अगर आप देखोगे इन यूएसए, यूएसए को फ्रीडम कब मिली? यूएसए गॉट इंडिपेंडेंस इन अराउंड 1770s, 75 इसके अराउंड। आजादी मिल गई, नया संविधान बन गया, उसके बावजूद भी विमेन्स को, अमेरिका की बात कर रहे हैं हम, सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी, वुमेन को नो वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स इनको कब मिले? 1920s में जाके, इतना लेट। सेम फ्रांस में भी वोटिंग राइट्स बहुत लेट मिले। तो अगर इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया बहुत बेटर है इनसे। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं पुराने, तो भगवान कृष्ण है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनका जो नाम है, जैसे आजकल हम कहीं पे फॉर्म भरते हैं तो हमसे क्या पूछा जाता है? फादर्स नेम। और हमारी पहचान भी क्या होती है? XYZ, सन ऑफ उसके फादर का नाम। इंडिया के अगर आप कल्चर में पीछे जाओगे तो अगर आप
इनका दूसरा नाम क्या है? देवकी नंदन, यानी कि देवकी के बेटे। दूसरा नाम क्या है? यशोदा नंदन, यानी कि इंसान की पहचान उनकी मदर साइड से हो रही है। अगर आप अर्जुन को देखोगे, उनका नाम क्या है? कुंती पुत्र, कुंती के बेटे। अगर आप कर्ण को देखोगे, कर्ण को सूर्यपुत्र भी बोल देते हैं, और एक उनका दूसरा नाम है राधे, क्योंकि उनकी मदर का नाम राधा था। वो वाली राधा नहीं, कोई और राधा। चलो ये तो हो गई स्क्रिप्चर्स की बातें। एंशियंट हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो एक डायनेस्टी थी, सातवाहन डायनेस्टी, आपके डेक्कन इंडिया में। उसके अंदर राजाओं के नाम कैसे हैं? गौतमी पुत्र सतकर्णी, श्री सतकर्णी, है ना। तो हमारे इंडिया में हमेशा से ही विमेन को प्रायोरिटी दी गई थी। प्लस जो हमारे वेदास हैं उसमें भी कितने सारे जो लोक मुद्रा, गार्गी, एक्सेट्रा एंड सो ऑन, मतलब कितने सारे आप मंत्र कह लो, वो फीमेल इंटेलेक्चुअल्स या फिर फीमेल फिलोसोफर्स ने दिए। पिछले 200 या 300 साल में ये सारा चेंज आया है। यानी जो भी हम अपने ऊपर असर देख रहे हैं ना, वो सारा पिछले 200-300 साल स्लेवरी, मेंटेलिटी ऑफ स्लेवरी। तो फ्रांस में भी विमेन प्लस स्लेव्स, दे हैड नो राइट्स। अभी सब कुछ चल ही रहा था। अब राजा अपनी जगह पे है, ऑल्दो ही इज वीकर देन बिफोर। नेशनल असेंबली कहीं ना कहीं रूल कर रही है, मतलब पीपल ऑफ थर्ड स्टेट आर रूलिंग। अच्छा, जब पीपल ऑफ थर्ड स्टेट आर रूलिंग, तो जो क्लर्जी थे और जो नोबिलिटी थी, उसमें से कुछ लोगों ने भागना शुरू कर दिया दूसरे देशों में। उनको लगा कि अब तो हमारे रहने की जगह ये रही नहीं, अब तो निकल जाना ठीक है। निकले वो लोग। तो नेशनल असेंबली इज रूलिंग, राजा अभी भी है। तो अब 1790 में, इन 17, एक अफवाह फैल गई, रूमर वॉज स्प्रेड कि वर्साइल में पार्टी चल रही है। वर्साइल वॉज अनदर कासल, देयर वर 2 कासल, एक आपका बेस्टाइल। बेस्टाइल तो पेरिस के अंदर है, पेरिस शहर था, शहर के अंदर है। इसको जेल की तरह इस्तेमाल करते थे, इसके अंदर राजा वगैरह रहते नहीं थे। इसको जला दिया था, जिसको हम बेस्टाइल डे स्टॉर्मिंग कहते हैं। या फिर एक और था वर्साइल, उसमें क्या था? ये जो कासल था, दिस वॉज आउटसाइड पेरिस। और इसके अंदर राजा रहते थे, आउटसाइड पेरिस। एक रूमर फैल गया कि ये लोग पार्टी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, जनता परेशान है, जनता के ऊपर टैक्सेस का बोझ है, और राजा के ऊपर ये इल्जाम है कि वो ही डज नॉट पे अटेंशन ऑन पब्लिक। अब ऐसे टाइम पे जब खाने पीने की भी प्रॉब्लम है, इन दैट टाइम अगर ये रूमर फैल जाए दैट इन वर्साइल राजा ने पार्टी कर रखी है, तो ये अच्छी बात होगी या बुरी बात होगी? तो पब्लिक वाज फुल ऑफ एंगर एट दैट टाइम। तो 6,000 वीमेन ये इकट्ठी हुई, एंड दे मार्च टुवर्ड वर्साइल। वर्साइल के पास गई, उन्होंने राजा से कहा कि आप पेरिस में आके देखो, आप पार्टी कर रहे हो, और आप पेरिस में आके देखो कि कितनी प्रॉब्लम चल रही है। ऑल्दो दैट वाज अ रूमर, ऐसी कोई पार्टी नहीं चल रही थी। अब 1790s में क्या हुआ? अब ये सब कुछ चल ही रहा है, अब रूल आ गया थर्ड स्टेट का। अच्छा, अब दिमाग में रखो, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट ये गायब हो चुके हैं, अब केवल थर्ड स्टेट है और ऊपर राजा बैठा हुआ है। तो 1790s में अलग अलग पॉलिटिकल आइडियाज
या आइडियोलॉजी केम इनटू एग्जिस्टेंस, जिसमें आप कह सकते हो लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग, राइट विंग। तो मेजर डिफरेंस क्या है राइट विंग और लेफ्ट विंग में? देखो सिंपल भाषा में समझो, लेफ्ट विंग का मतलब पीपल हु आर रेडिकल, जो थोड़े से कट्टर हैं, जो अपने हु कैन यूज वायलेंस टू अचीव देयर गोल्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वायलेंस का सहारा भी ले सकते हैं। तो अलग अलग क्लब्स बन गए आइडियोलॉजीज के, जैकोबिन क्लब। दिस क्लब यूज्ड टू फॉलो लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी, दे वर रेडिकल, they could take help of violence, understood? On the other hand right wing, ये लोग भी चाहते थे बदलाव हो, पर ये लोग थोड़े आप कह सकते हो नरम दल गरम दल, तो ये लोग थोड़े नरम स्वभाव के थे। इनका मानना था कि राजा को रहने दो ऊपर, लेट द किंग बी देयर, लेकिन राजा के नीचे एक पार्लियामेंट बना लेते हैं, एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए। सो दे आर लिबरल, लेस वायलेंट, या कह दो नॉन वायलेंट भी कह सकते हो कुछ हद तक, थोड़े समझदार लोग। अच्छा देखो, देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, दे बिलीव्ड इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल monarchy, and they believed in republic। देखो रिपब्लिक और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इसमें फर्क है। देखो एक तो होता है मोनार्की, जिसमें सीधा सीधा एक राजा है, एक राजा है, किंग हैज ऑल आउट पावर, ही कैन टेक एनी डिसीजन वॉट एवर ही वॉन्ट, कोई उसको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। वही है ना, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, तुमको दिन को रात तो रात कहेंगे, वही बात, एब्सोल्यूट पावर। एक होता है रिपब्लिक, इन रिपब्लिक द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, उसमें कोई राजा रानी नहीं होता, और जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्शन से आएगा। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसमें क्या है, मोनार्की तो है, राजा तो है, लेकिन उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एक पार्लियामेंट भी है, और राजा के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। ही हैज टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन, ही हैज टू फॉलो जो भी पार्लियामेंट जहां पे। अच्छा, कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का एग्जांपल है इंग्लैंड। इंग्लैंड के अंदर आज भी राजा रानी होते हैं ना, आज भी तो क्वीन है, किंग वहां पे होते ही हैं। और रिपब्लिक का एग्जांपल इंडिया, इंडिया का हेड ऑफ स्टेट कौन है? गवर्नमेंट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर, बट जो देश का हेड है वो प्रेसिडेंट। एंड इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड। हमारे यहाँ कोई डायनेस्टी नहीं है, कोई परिवार नहीं है कि उन्हीं के लोग आते जाएंगे, तो हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। तो इंडिया इज एग्जांपल ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर टुमारो। थैंक यू।